चलिए, तो हमने क्या पढ़ने वाले, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं क्या कराऊंगा, एक क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड गिवन है बेंजीन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन के सामने लिखा है तुम्हें Cl2F ही, और डार्क लिखा है, क्या लिखा है, डार्क, और एक तरफ तुम्हारा लिखा है Cl2 और लाइट की प्रेजेंस लिखा है H²। तो मुझे बताओ किस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, बताओ। तो कुछ नहीं, इस डार्क का मतलब और Fe का मतलब यही है कि ये लुईस एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तुम्हें पता है कि जहाँ पे तुम्हें लुईस एसिड दिख गया, इसका मतलब कि जो अटैक होगा वो हमारा रिंग के ऊपर अटैक होगा। किसके ऊपर होगा, रिंग के ऊपर। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, इसमें क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इस केस में Cl2H की प्रेजेंस में तुम्हारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल ऐसे करा दूं तुम्हें, ये देखो क्या है, CH3, इसकी रिएक्शन अगर मैं तुमसे करा दूं Cl2 और H² की प्रेजेंस में, और इसकी रिएक्शन मैं करा दूं तुम्हें Cl2Fe डार्क की प्रेजेंस में, मिलेगा ऐसे डार्क लिखा हुआ, डार्क और लाइट। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जब Cl2H² की लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, CH2Cl लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म होती है। Fe डार्क की प्रेजेंस में क्या होगा, अटैक क्या होगा, रिंग पर अटैक होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड, एंड प्लस लगा के लिख लो CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ये हमारा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, और ये तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट हो गया। बताओ, सिंपल इज दैट। तो पैरा क्या होगा, मेसर। तो डार्क और लाइट की प्रेजेंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ना है, सोलिबिलिटी पढ़ना है, फिर हमें क्या पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। बस ये 3 चीजें ही पढ़नी है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं तुम्हें बताने वाला हूं सोलिबिलिटी। क्या बताने वाला हूं, सोलिबिलिटी। ध्यान से सुन लो, ये कंसेप्ट तुम्हारे आखिरी तक यूज होगा चारों के चारों चैप्टर में। सोलिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल है या नहीं है। जैसे तुम शुगर को डालते हो पानी में, वो इजीली क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसमें ऑयल डाल दो या पत्थर डाल दो या कुछ भी ऐसी चीज डाल दो जो सोल्यूबल नहीं है, जैसे रेत डाल दो, रेत क्या होगा, सोल्यूबल होगा, नहीं होगा। रीजन क्या होता है, कोई भी सॉल्वेंट अगर सोल्यूबल है तो अपने इंटरेक्शन मैच करने की कोशिश करता है अपनी जैसी कम्युनिटी के। जैसे तुम खुद के साथ सोचो, तुम अगर हरामी लड़के हो, अपने क्लास के हरामी, तो तुम्हारा मजा हरामी लड़कों के साथ रहने में आएगा। अगर कोई पढ़ाकू बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो वो चाहेगा कि मैं पढ़ाकू बच्चों के साथ ही रहूं, जिससे मेरी थोड़ा बिल्डअप हो, मैं थोड़ा सा मैच्योर हो जाऊं उनके साथ रह के। तो ये चेतना नेचुरल में भी चलता है, ये सब केमिस्ट्री में भी चलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, मैंने तुम्हें सॉल्यूशन में भी बताया था। लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, अगर तुम्हारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होगा। पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। अगर तुम्हारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो वो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाता हूं। अगर सपोज करो तुम्हारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 हेलो एल्केन, और इसको मैं एक तरफ डाल देता हूं पानी में और दूसरी तरफ मैं इसको डाल देता हूं बेंजीन में, C6H6 या CCl4 में। तो मुझे बताओ कि ये जो कंपाउंड है ये किस में ज़्यादा सोल्यूबल होगा, बताओ किस में सोल्यूबल होगा। तो ये किस में सोल्यूबल होगा, तुम्हें क्या देखना है कि ये कंपाउंड है, ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। या सिंपल सा और इजी कर दूं तुम्हारे लिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे जिसमें कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन, वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे। क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब देखो, अब ये CH3 CH2 CH3 क्या है, नॉन पोलर है,
भाई कोई चार सेपरेशन आ रहा है, कोई डाइपोल जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा। और ये C6H6CCl4 ये भी दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये जो कंपाउंड होगा इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा और इसमें ज़्यादा सोल्यूबल होगा, ना कि वाटर में होगा। अब ये वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होने के लिए, वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए अगर देखो दुनिया में कोई भी चीज़, अब तुम्हें सामने ही आएगा इस पूरी केमिस्ट्री में, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है और ये कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है, तो तुम्हें चाहे वो कंपाउंड का नाम पता हो या ना पता हो तो डायरेक्ट लगा दो। अगर कोई चीज़ वाटर में सोल्यूबल है, अगर कोई चीज़ वाटर में सोल्यूबल है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है वाटर के साथ। क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल में, तो वो हमारा सोल्यूबल हो जाता है, अदरवाइज वो हमारा सोल्यूबल नहीं होता। तो ये कंपाउंड, इसमें तो कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो इसलिए ये कंपाउंड जो होता है वाटर में इनसोल्यूबल होता है, या मैं इसको अमोनिया में डालूँ तब भी इनसोल्यूबल होगा। बताओ बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर तुम्हें सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्युबिलिटी होने के लिए लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर मॉलिक्यूल पोलर में आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में जाता है। अगर उसे पानी में सोल्युबल होना है तो पानी में सोल्युबल होने के लिए उसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। अब देखो जनरली क्या होता है कि हमारा CH3 CH2 Cl, इनको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। हेलो एरेन क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया Cl। ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर इनसोल्युबल। रीजन क्या है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज इन कंपाउंड के पास वाटर मॉलिक्यूल के में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ एक ही रीजन तुमने चिपका दिया ना, ये ही काफ़ी है सोल्युबिलिटी दिखाने के लिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता वाटर के साथ। तुमसे पूछ ले कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो दैट्स वाई दीज कंपाउंड आर इनसोल्युबल। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि C2H5OH एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, वाटर सोल्युबल होता है। तुमने देखा होगा कि जब तुम दारू को पानी में मिलाते हो तो सोल्युबल हो जाती है कि नहीं हो जाती, एक ही लेयर बन जाती है। क्यों, क्योंकि एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने से वो क्या हो जाता है, सोल्युबल हो जाता है। जैसे तुमने NaCl देखा होगा, तुमने KCl जो सोल्ट होता है ना, नमक, जब तुम उसे पानी में डालते हो डिजोल्व हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें भी क्या होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये भी पोलर ये भी पोलर, दोनों के दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, सोल्युबल हो जाते हैं। और तुम कहोगे सर क्लोराइड तो यहाँ पे भी लगा है, कार्बन यहाँ पे भी लगा है, तो चार सेपरेशन तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसके साथ ये देखो ये पूरी एल्काइल चेन लगी है। तो जितना तुम इसको पोलर सोचते हो इतना ज़्यादा ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए तुम्हें पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए क्या कंडीशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ फॉर्म कौन करते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सिर्फ तीन ही ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसमें देखो C2H5OH है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इस तरीके से ये कर लेगा, लो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने की भी कंडीशन होती है, ये नहीं कि तुमने किसी के भी साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है। तो ये हमारा था सोल्युबिलिटी का। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही आता है कि हेलो एल्केन और हेलो एलाइल जो होते हैं वाटर इनसोल्युबल होते हैं। रीजन इज सिंपल, क्योंकि दे डो नॉट हैव टेंडेंसी टू डिसोल्व या दे डो नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। और ये आ भी चुका है 2-3 बार। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट था सोल्युबिलिटी का, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। चलो सेकंड पॉइंट आता है डेंसिटी का, कि हमारी हेलो एल्केन की या हेलो एलाइल की डेंसिटी क्या होगी। देखो सेकंड कंसेप्ट आता है डेंसिटी का। डेंसिटी तुम्हें पता है क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम।
क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास की। जैसे ही मास बढ़ेगा तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो तुम बोल दोगे कि सर आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का है, फिर क्लोरीन का है और फिर क्या है, फ्लोरीन का है। इसलिए जो डेंसिटी भी हाई होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडाइड वाले की होगी, फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, फिर किसकी होगी, क्लोरीन की, और फिर किसकी होगी, फ्लोरीन की। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोडाइन का साइज भी बढ़ रहा है। भाई इसका साइज इतना सा है, इसका साइज इतना सा है, इसका साइज इतना सा है, इसका साइज इतना सा है। तो तुम बोलोगे कि सर जब साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज करनी चाहिए। मैं कहता हूँ करती है डिक्रीज, लेकिन हमारा साइज की कंपेयर में मास ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम जब इन दोनों फैक्टर को कंपेयर करते हैं तो हमें मास फैक्टर जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है और हमारी डेंसिटी आयोडाइड की ज़्यादा हो जाती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सिंपल सा कि हमारा मास क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे इंक्रीज होगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऐसे ही अगर तुम्हें कंपाउंड दे दे CH3F, ऐसे ही तुम्हें बोल दे CH3Cl, ऐसे ही तुम्हें बोल दे CH3Br, ऐसे ही बोल दे CH3I, और तुमसे पूछने लगे कि किसकी डेंसिटी हाई है, तो डायरेक्ट क्या देख लोगे, आयोडाइड। तो ये क्या हो गया, ये इसकी डेंसिटी हाई हो गई कि नहीं होगी। ऐसे ही अगर तुमसे दो हेलोजन लगा के दे दे CH3CHCl2, CH3CHBr2, ऐसे ही CH3CHI2, तो इस केस में दो आयोडाइड लगे हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर तुम्हें लिख के दे दे CHBr3, CH आयोडाइड 3, CHCl3, तो इसमें क्या है, तीन आयोडाइड लगे हैं। तो ये तीन आयोडाइड लगे हैं, तो अगर इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होगी कि नहीं होगी, और CCHCl3 किसकी क्या होगी, सबसे लोएस्ट डेंसिटी होगी। बस सिंपल, मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे ही मास डिक्रीज होगा डेंसिटी घटती जाएगी। अगर कंपेयर करना और आ जाए, अब तो मास करना है तुम्हें, जितना ज़्यादा मास हो गया उसी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो कैसे भी कंपेयर करके पूछ सकता है। ऐसे ही हेलोएरिन में कैसे कि तुम्हें क्लोरोबेंजीन दे दे, ब्रोमोबेंजीन दे दे, आइडोबेंजीन दे दे, तो कैसे हो जाएगी डेंसिटी। देखो सिंपल, अगर डेंसिटी पूछ ली, ये क्या दे रखी है, फ्लोरो, तो इससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, क्लोरोबेंजीन की, फिर इससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ब्रोमोबेंजीन की, और फिर इससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, आइडोबेंजीन की। बताओ सिंपल है कि नहीं है? तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करता चला जाएगा आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो ध्यान से, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के, क्या होंगे, मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइड चेन के। क्या होंगे, साइड चेन के। देखो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखना, रीजन क्या है कि जैसे एज मास इंक्रीज वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, ड्यू टू विच मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अब जैसे मैं तुम्हें कंपेयर करने के लिए बोल दूं कि अरेंज मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, अरेंज मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि CH3Br, तुम्हें बोल दूं CH3CH2Br, जैसे तुम्हें बोल दूं CH3CH2CH2Br, इस तरीके से तुमसे बोल दो कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो तुम क्या लगा दोगे, इसमें एक कार्बन है, ब्रोमीन तो सब में केम है, तो नंबर ऑफ चेन इन कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ चेन जब कार्बन इंक्रीज होगा तो हमारा सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है और मास भी इंक्रीज होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी
इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और फिर इसका हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्या है, ये देखो इसका इतना ज़्यादा सरफेस एरिया इतने दूर तक फैला है, ये क्या है, इस छोटे से में ही फैला है, ये क्या है, इसमें फैला है। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो बात क्लियर है? तो हम जैसे जैसे करेंगे तो हमारा सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो क्वेश्चन बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है, ठीक है, और एक क्या है, 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम वाटर है। बताओ किसका ज़्यादा हुआ, बोलो। 100 ग्राम पानी है और 500 ग्राम पानी है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ? बहुत सही। किसका बताया तुमने? इसका बताया, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाई पानी है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मास बढ़ने से इसका मतलब ये नहीं है कि मास बढ़ने से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ही चेंज हो रहा है। मास बढ़ने से मतलब है, देखो यहाँ पे क्या था, मीथेन, यहाँ पे क्या आ गया, इथेन, वहाँ पे क्या आ गया, प्रोपेन। तो तुम्हारा मॉलिक्यूल ही चेंज हो रहा है। लेकिन पानी क्या है, यहाँ पे पानी तो सेम ही है ना, बस हमने उसका अमाउंट बढ़ाया है। मैं देखो पानी को हीट करोगे, अगर तुम 1 लीटर पानी लेते हो, 1 लीटर को तुमने हीट किया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 2 लीटर पानी लेते हो और फिर उसे हीट करते हो तो वो भी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइज होगा। तुमने कुछ अलग से कंपाउंड थोड़े ना लिया है। ये सब मैंने सॉल्यूशन में डिस्कस किया है, सॉल्यूशन में देखना, वहां पे अच्छे से बताया। बताओ कोई दिक्कत है इनमें? तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होता चला जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे क्लोरोफॉर्म लास्ट वाले एग्जांपल बताए थे, सबका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर एराइल हैलाइड में बोल देता हूं तुम्हें कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ये फ्लोरो होगा, ये क्या होगा, क्लोरो होगा, ये क्या होगा, ब्रोमो होगा, और ये क्या होगा, आइडो होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आइडो का, फिर ब्रोमो का, फिर क्या होगा, क्लोरीन का होगा। सिंपल सी बात है। ऐसी तुम्हें क्या बोल दूं कि CHCl2, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो तुम डायरेक्ट लगा दो कि किसका मास ज़्यादा है। ये देखो, लो कर दिया। ये थी सिंपल कि जब तुम्हारी नंबर ऑफ चेन इंक्रीज होती चली जाए तो मास डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा और साइड चेन आ गई तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। डिक्रीज क्यों हो जाता है, बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH CH3 CH3, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अच्छा और थोड़ा एक कार्बन और बढ़ा लो जब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं क्या ले लूँ, CH2 CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखो ये कंपाउंड क्या हो गया, A, CH3 CH2 CH2 CH3, और तुमने क्या किया, एक CH3 ग्रुप को यहाँ पे लगा दिया। ये इस कंपाउंड को क्या मान लो, B। C देखो, CH3 CH CH3, और तुमने क्या किया, CH3 और CH3, और इसको कंपाउंड को मान लो C। अब मैं तुमसे पूछने लगूं कि A B C में से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो तुम क्या लगाओगे आंसर? तो तुम देखोगे कि सब में 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। जब कार्बन सेम हो गए और साइड चेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो इसके पास कोई साइड चेन नहीं है, इसके पास एक साइड चेन है, इसके पास दो साइड चेन है। तो होता क्या है कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ
कार्बन चेन। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही कार्बन चेन बढ़ेगी, एज कार्बन चेन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू विच मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड डिक्रीज। देखो ध्यान से, अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो ये देखो मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, फैला है ना, इसका इतना सरफेस एरिया होगा। ये मॉलिक्यूल देखो, इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कितना हुआ है, ये इसका सरफेस एरिया हो गया बस। और इस मॉलिक्यूल का बस ये सरफेस एरिया हो गया। ये देखो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा दिख रहा है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं है? सरफेस एरिया, ऊपर की सरफेस, जैसे अंतर देखो, जैसे मैं हुआ और मेरी बगल में एक सुमो पहलवान खड़ा होगा, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? मेरा होगा कि उसका ज्यादा होगा? उसका ज्यादा होगा, क्योंकि मैं पूरा सिमट रखा हूं, वो पूरा फैल रखा है। तो यही होता है, ये मॉलिक्यूल पूरा फैल रखा है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, देखो ये कंसेप्ट गैसियस स्टेट का था। सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज होगा, हमारा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि जैसे जैसे साइड चेन इंक्रीज होती चली जाती है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से ही हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर इन तीनों में कंपेयर करूं ए बी सी में, तो ए का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा बी से, और फिर क्या होगा? सी से। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, ठीक है। तो जब कभी तुम्हें साइड चेन आ जाए या मॉलिक्यूल बना के दे दे, तो उस तरीके से तुम इस तरीके से ही क्वेश्चन को डील करोगे। अब तुम्हें यहाँ पे ब्रोमीन लगा के दे सकता है, ब्रोमीन को साइड में लगा के दे सकता है, तो उस केस में भी तुम्हें ऐसे ही करना है। जैसे तुम्हें क्या दे दे, सिंपल चेन बना के दे दे या साइड चेन बना के दे दे, तो उस केस में भी तुम्हें यही रूल अप्लाई करने हैं। बहुत चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। अब अगर वो तुमसे आइसोमर की बात करें, किसकी? आइसोमर की बात करें, आइसोमर फॉर्म में, जैसे तुम्हारे पास एक ये कंपाउंड है क्लोरीन, और एक तुम्हारे पास है ये कंपाउंड Cl, और तुमसे पूछ रहा है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि जो पैरा आइसोमर होता है वो सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक होने की वजह से वो क्लोज पैकिंग में रहता है। क्या रहता है? क्लोज पैकिंग में। और क्लोज पैकिंग में होने की वजह से जो इनके एटम और मॉलिक्यूल के बीच में होंगे, ये देखो इस तरीके से क्लोज पैकिंग में रहेगा पूरा कंप्लीटली। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो पैरा आइसोमर की बात करें तो पैरा आइसोमर क्या हो जाता है? सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही अगर तुमसे सिस और ट्रांस में पूछ ले तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे? सिस फॉर्म से। बताओ बात क्लियर है? ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो कुछ याद नहीं रखना, सिंपल से 3 रूल याद रखने हैं। क्या कि अगर डेंसिटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबिलिटी में देख लो कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में हालांकि तुम्हें लिख के देगा कि हेलो एल्केन और हेलो एराइन वाटर इनसोल्युबल है, तो तुम्हें बस एक लाइन चिपकानी है कि दे डोंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बस सिंपल। तुम्हें क्वेश्चन में लिख के देगा, अगर तुम्हें लिख के दे दे कि फिनोल है वो वाटर में सोल्यूबल है, तो तुम्हें वहां आंसर रीजन में क्या लिखना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के साथ, इसलिए ये सोल्यूबल है। रीजन तुम्हें देगा, बस तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का देते था, तो इसमें क्या याद रखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। अगर एक चेन में इंक्रीज हो रही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेन के। जैसे जैसे साइड चेन इंक्रीज होती चली जाएगी, सरफेस एरिया डिक्रीज होता चला जाएगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। बस ये सिंपल सी तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी।
अब यहाँ तक का जो सिलेबस है जितना मैंने करा दिया ये सब आ रहा है तुम्हारे इस साल यहाँ तक का कंप्लीट। अब उसके बाद तुम जब पीछे देखोगे लास्ट अपनी कॉपी देखना, एनसीईआरटी बुक उठाना, उसमें कुछ कंपाउंड की प्रॉपर्टी दे रखी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफोम, डीडीटी, इन सब की बस फुल फॉर्म याद कर लो और इनका यूज़ देख लेना, यूज़ क्या होता है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें वैसे भी छोड़ नहीं है, ये कहीं पूछता भी नहीं है, लेकिन जब तुमसे अगला बैच आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अब तुम्हें यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर में मैं क्या कराने वाला हूँ, इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं कन्वर्जन बताऊंगा कि इस चैप्टर में समराइज कन्वर्जन किस किस टाइप के हो सकते हैं। दूसरा, मैं प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं वो बताऊंगा। और थर्ड, तुम्हें क्या क्या काम करना है, जितना बता रहा हूँ, तुम्हें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ लिया, यहाँ तक तुम्हारा हेलो एल्केन चैप्टर कंप्लीट, तुम्हें सारे रीजन पता है, क्वेश्चन बस घुमा फिरा के वही पूछेगा, सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब तुम्हें कुछ काम नहीं करना, जो तुमसे नेक्स्ट बैच में आएंगे, अगले साल आएंगे, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो गई, तो उसमें पीछे देखो 3-4 कंपाउंड की प्रॉपर्टी दे रखी है, CH2, CF2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2 और फिर DDT दे रखा है। तो ये सारे कंपाउंड है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है NCERT बुक में, हालांकि हम तुम्हें नोट्स में प्रोवाइड करेंगे, तो तुम वो पढ़ लेना, 2-2, 3-3 लाइन है उनके लिए, वो पढ़ लेना। और 21 के लिए जो इस साल के बच्चे पेपर दे रहे हैं, तुम दे रहे हो मतलब, तो तुम्हारे इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो तुम इसे छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ करनी है। पहला, तुम्हें पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद, जब सारे वीडियो लेक्चर देख लोगे, वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपना सारा रिवाइज करना है, एक बार कंप्लीट करने के बाद एक उस चैप्टर को रिवाइज कर लो साथ के साथ। सेकंड, तुम्हें हम ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, NCERT इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ये सारे के सारे करने हैं, मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे करने हैं। और थर्ड में हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। देखो इन चैप्टर वाइज क्वेश्चन का क्या है कि कितने भी पिछले जितने भी 15-20 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं ना इस हेलो एल्केन चैप्टर से, वो हम तुम्हें एक PDF में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस PDF को देखना, उस PDF में क्या होगा, ईयर वाइज लिख रखे होंगे, इधर 2017 में एक क्वेश्चन आया था, ये आया था, और उनका सॉल्यूशन भी है। तो बस तुम्हें अगर केमिस्ट्री में पूरे 100 आउट ऑफ 100 मारने हैं तो बस ये 3 काम करने हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो, रिवाइज करो, उसके बाद NCERT के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज सारे करने हैं, एक भी मत छोड़ देना, क्योंकि हम तुम्हें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके, तो कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में उसके सॉल्यूशन देख लो। और तीसरा, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जितने आ रखे हैं वो बस ये 3 करने हैं, इससे अलग तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पढ़ना होगा तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, जैसे इसमें बोल दिया फर्स्ट चैप्टर में कि इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेना, ठीक है, इस तरीके से। अगर इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं वो कराऊंगा, कुछ कन्वर्जन जो इस चैप्टर से कन्वर्जन तुम कर सकते हो कितने टाइप के वो बताऊंगा, किस तरीके से तुम कन्वर्जन में अप्रोच करोगे वो तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है।